तुम्हारे मकान में कोई वारदात हुई तो हम लोग भी पैसे पैसे को मोहताज होकर रह जाएंगे। अव्वल खान जो हमारी गुफ्तगू खामोशी से सुन रहा था मुस्कुरा के बोला, तुम दोनों में से किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मेरे काम अधूरे नहीं होते। जहांगीर के मकान की देखभाल की जिम्मेदारी एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी जा चुकी है। उसने एक निगाह अपनी रिस्ट वॉच पर डाली और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तक 2 गार्ड्स वहां पहुंच चुके होंगे। जब 9 बजे दूसरी टोली आ जाएगी, वहां हर वक्त 2 मुसल्ला और चाकू चौबंद गार्ड मौजूद रहेंगे जो पास के बगैर किसी को मकान में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। पास? जहांगीर ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। अव्वल खान ने क्रेडिट कार्ड से मिलता जुलता प्लास्टिक का एक छपा हुआ टुकड़ा अपनी जेब से निकालकर जहांगीर को थमा दिया। अब इस कार्ड के बगैर तुम भी अपने घर में नहीं भटक सकोगे। सुल्तान शाह ने हम लोगों की कारगुजारी की तफसीलात जानने के लिए इसरार शुरू कर दिया। इस मौका पर अव्वल खान ने वीरा से चाय बनाने की फरमाइश कर डाली। वो इब्तिदा से आखिर तक पूरी मुहिम में शरीक रही थी, इसलिए अव्वल खान की कहानी में उसके लिए कोई नई बात न होती। वो खामोशी से किचन की तरफ चली गई। अव्वल खान ने आराम से सोफे पर दराज होकर उस शाम की कहानी शुरू कर दी। सुल्तान शाह और जहांगीर के साथ गजाला भी पूरे इन्हिमाक से उस कहानी को सुनने में मसरूफ थी। मैंने वहीं बैठे बैठे नई सिगरेट सुलगाई, फिर खामोशी से उठकर किचन की तरफ चल दिया। नादिया की खुदकुशी के बाद रेशम खान ने किचन को इस तरह साफ किया था कि वहां होने वाले हादसे का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा था। लेकिन किचन में कदम रखते ही मेरे नथनों में एक मखसूस सी बू आई और वह चौंक कर दरवाजे पर ही रुक गया। वीरा मेरी तरफ पुश्त किए चूल्हे पर मसरूफ थी। अपने काम से फारिग होकर वो घूमी तो मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर आंखें झपकाते हुए बोली, किसी चोर की तरह खामोशी से वहां क्यों खड़े हो? क्या अंदर आकर मुझसे बात करते हुए शर्म आ रही है? शर्म नहीं, अल्कोहल की बू आ रही है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मालूम होता है कि इसी बू से बेचैन होकर इधर आए हो। तुम किचन में चाय बनाने आई हो या छुप कर अपना शौक पूरा कर रही हो? मैंने तेजी से पूछा। वो होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए बोली, आहिस्ता बोलो, ये अव्वल खान अजीब और तुंदखू आदमी है। इसकी मौजूदगी में मुझे अपनी आजादियां सल्ब होती महसूस होती है। उसने चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर करके मुझे खुद ही हल्क तर करने का मौका दिया है। उसने दीवार के साथ साथ बनी हुई मार्बल के किचन टेबल के नीचे बनी हुई अलमारियों में से एक का पट खोला और मुझे शिवाज रीगल की निस्फ से ज्यादा भरी हुई बोतल नजर आ गई। इस झिलमिलाती हुई बोतल के बराबर में वीरा का कांच का गिलास रखा हुआ नजर आ रहा था जिसमें बर्फ के कई डले तैर रहे थे। वीरा ने गिलास निकालकर उस तल्ख स्याल का एक घूंट अपने मैदे में उतारा और मुंह बनाते हुए गिलास दोबारा अंदर रखकर पट बंद कर दिया। मूडो तो तुम भी फ्रिज में से एक गिलास में बर्फ डाल लो। उसने सरगोशियाना लहजे में मुझे उकसाया। इस वक्त तुम्हारे आसाब भी अल्कोहल की जरूरत महसूस कर रहे होंगे। ये बोतल मैं अभी एक ख्वाबगाह से लाई हूँ, अगर कोई इधर आ निकला। मैंने रगबत के बावजूद खुश्क लहजे में कहा। तो क्या? वो आंखें निकालकर तुर्की बतुर्की बोली, क्या हम किसी की चोरी कर रहे हैं? सबको मालूम है कि हम पीते हैं और खासी पीते हैं। जरा मैं 2 गिलास पूरे कर लूं, फिर अव्वल खान की परवाह भी नहीं करूंगी। चलो मेरे लिए भी गिलास में बर्फ डालो। मैंने हंसकर कहा। अव्वल खान की कहानी इतनी दिलचस्प होगी कि उसके खत्म होने तक किसी को किचन की खैर खबर लेने का ध्यान नहीं आएगा। मेरे गिलास में स्काच जरा ज्यादा डालना। वीरा ने किसी बहस के बगैर मेरे लिए भी एक गिलास तैयार कर दिया। मैंने तल्ख स्याल का एक लंबा घूंट लेने के बाद अपना गिलास उसी किचन कैबिनेट में रख दिया जहां वीरा का गिलास पहले से मौजूद था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिम क्लार्क और उसके साथियों का खात्मा होने के बाद क्या होगा? मैंने पूछा। कौंसल खाने वाले ओहदा मचाएंगे। देखना यह होगा कि यहाँ वाले इनको कैसे खामोश कराते। वो लोग मकामी हुकाम के साथ मिलकर कोई कार्रवाई करते और इसमें जानी नुकसान उठाना पड़ता तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। लेकिन वो बाला ही बाला मनमानी कर गुजरने के चक्कर में मारे गए हैं। इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है कि मखदूश हालात में उन्होंने किसी तहफ्फुज के बगैर बाहर निकलने का खतरा मोल लिया और अपनी हमाकत का नतीजा भुगत लिया। इस वाकये की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होगी। मामूल की तहकीकात धीरे धीरे चलती रहेगी। मकामी हुकाम ये कहानी बना सकते हैं, लेकिन कौंसल खाने में बैठे हुए लोग हकायक का अंदाजा लगा लेंगे। बीमगन का शिकार उनके लिए एक खुला इश्तिहार होगा। इस वाकये में मेरा और तुम्हारा नाम जरूर आएगा। आया करे। मैंने कैबिनेट खोलकर अपने गिलास से आछी सयाल का दूसरा घूंट लेने के बाद कहा। वो सब कुछ समझने के बावजूद हकायक की तशहीर नहीं कर सकेंगे। तशहीर से उनका मुअक्कफ कमजोर होता चला जाएगा। तमाम लोगों के चाय पीने के बाद मैंने नई तजवीज पेश कर दी। जब मैंने वीरा की जानिब से हेनरी ड्रेक नॉर्मन को फोन करने की तजवीज पेश की तो अव्वल खान उलझन में पड़ गया। बज़ाहिर इस फोन कॉल का कोई फायदा नजर नहीं आता था। ये नुकसान जरूर होगा, वो अपने आदमियों के बारे में सुबह तक बेखबर रहने के बजाय अभी बाखबर हो जाएंगे और मकामी हुकाम की रात काली करा देंगे। एक नफसियाती हरबा होगा। वीरा उसे कॉल करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम इन लोगों को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। मेरी धमकी से खौफजदा होकर वो अपने दफातर और घरों तक महदूद होकर रह जाएंगे। एक बार उनके दिल में अपनी सलामती का डर बैठ गया तो वो कई महीनों तक अपने मामूलात को एतदाल पर नहीं ला सकेंगे। वैसे भी मैंने उनसे दोबारा फोन पर बात करने का वादा किया था।
ये गुफ्तगू CIA वालों की मौत के हवाले से हो तो खासी असर अंगेज रहेगी। हमें यह भी पता चल जाएगा कि अब तक वो कितने पानी में है। अव्वल खान ने बहस को तूल नहीं दिया, खामोशी से हथियार डाल दिए। गजाला को नॉर्मन का फोन नंबर वाकई याद था। वीरा स्पीकर फोन पर हेनरी डेक नॉर्मन के घर का नंबर मिलाने लगी। फोन उठाने वाला नॉर्मन नहीं था, लेकिन उसका लबो लहजा खालिस अमरीकी था। वीरा ने बिल्कुल उसी अंदाज में हेनरी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे बताया गया कि इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था। वो कहाँ मिल सकेगा, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। वीरा कटखने अंदाज में गुर्राई। उसका मुखातिब सहम गया और खुशामदाना लहजे में बोला, हो सकता है कि हेनरी अपने दफ्तर में हो, तो मुझे अपना पैगाम और फोन नंबर दे दो। अगर बात इतनी अहम है तो वो खुद तुम्हें फोन कर लेगा। तुम कौन हो? वीरा ने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद बरहमी से सवाल किया। मैं कौंसल खाने में टाइपिस्ट हूँ और हेनरी के साथ ही रहता हूँ। वो वीरा के पै दर पे हमलों से बुखलाया हुआ मालूम हो रहा था। अगर तुम अपना नंबर नहीं देना चाहती तो उसे दफ्तर फोन कर लो। आज उसे वहां कोई गैर मामूली मसरूफियत दरपेश है, वरना वो 6 बजे के करीब घर लौटा था। उसको बता दो कि जिम क्लार्क की माँ उससे बात करने की ख्वाहिशमंद है। वो 15 मिनट के अंदर घर वापस न आया तो इस मौका से महरूम रह जाएगा। वीरा ने दुरुस्त लहजे में कहा। जिम क्लार्क की माँ? स्पीकर फोन से आने वाली आवाज बुखलाई हुई थी। हाँ, उसे यही कह दो। वीरा ने जवाब देकर फोन बंद कर दिया। ये क्या बात हुई? तुम उसके दफ्तर भी फोन कर सकती थी। मैंने हैरत से कहा। उसके दफ्तर में हजारों इलेक्ट्रॉनिक शोबते मौजूद होंगे जिनकी मदद से वो मेरी इस काल का सुराग लगा सकता है। वहां फोन करना खतरनाक साबित होगा। वीरा अपने तजुर्बात की बिना पर सही कह रही थी। वो काफी अरसे तक अपने जिस्म में अमरीकियों का नस्ब किया हुआ एक ऐसा चिप लिए फिरती रही थी जिसके सिग्नल वसूल करते ही वो वीरा की कमीनगाह से वाकिफ हो जाते थे। और वीरा के फरिश्तों को भी इस चिप की मौजूदगी का इल्म नहीं था। और जिम क्लार्क की वालदा बनने में क्या बारीकी पोशीदा है? सुल्तान शाह ने तंज से पूछा। सनसनी, बेयकीनी। वीरा हंस कर बोली, असल नाम बता देती तो वो ज़ेनी अज़ियत से बचा रहता। अब मेरा फोन वसूल करने तक वो यही सोचता रहेगा कि जिम क्लार्क की माँ के नाम उसे पैगाम छोड़ने वाली वीरा थी या कोई और औरत। इस परेशानी में उसके असाब बिखर कर रह जाएंगे। मैं इन चूहों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपने हमवतनों के लिए इतने तवातुर से चूहे का लक़ब इस्तेमाल कर रही हो कि मुझे इनके इंसानी वजूद पर शुबा सा होने लगा है। गजाला ने हंस कर कहा, ये लोग कितने ही बुज़दिल क्यों ना हो, इतने गए गुजरे नहीं है, वरना पूरी दुनिया को तिगनी का नाच न नचा रहे होते। 15 मिनट बाद अपने कानों से हेनरी की आवाज सुन लेना। ये कहकर वीरा ने अपनी जगह छोड़ दी और ट्रे में चाय के खाली बर्तन समेटने में मसरूफ होगी। गजाला ने उसके हाथ से ट्रे लेने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत अपनाइयत से गजाला को रोक दिया। तुम तवील इंतजार से थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, क्योंकि खाने का इंतजाम तुम ही को करना है। किचन के छोटे मोटे काम में निपटा लूंगी। उसका वो मशवरा इतना पुरखुलूस था कि गजाला फौरन ही उठकर पहली ख्वाबगाह की तरफ चल दी। वीरा के होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। बेचारी कामकाज में भी पूरी तरह हाथ बटाने की कोशिश करती है। वीरा के किचन में चले जाने के बाद अव्वल खान ने तौसीफी लहजा में कहा, वरना इस कुमाश की औरतें घरदारी में कहां दिलचस्पी लेती हैं। मैं अव्वल खान की नसमझी पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि वीरा ने एक किचन कैबिन में शहवाज रिगल की तकरीबन आधी बोतल छुपाई हुई थी और वह हेनरी से फोन पर बात करने से पहले इस कांच का मजीद चंद घूंट लेने की मौका की ताक में थी। वो अनाड़ीपन में बर्तन वगैरह न तोड़ डाले। अव्वल खान के तबसरे पर सुल्तान शाह के दिल में वीरा से हमदर्दी का जज्बा पूरी कुव्वत से बेदार हो गया। मैं किचन में जाकर उसकी मदद करता हूँ। मैंने दानिस्ता उस अहमक को रोकने की कोशिश नहीं की। बेहतर यही था कि वो वीरा की चोरी खुद पकड़ ले। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह ने किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही बुलंद आवाज से कहा और फौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ वापस लौटाया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। क्या बात है? जहांगीर ने उसका रद्दअमल देखकर मासूमाना हैर से पूछा। इससे पूछ लो। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इसकी लाहौल सुनकर वीरा इसी नमे किचन से बाहर निकल आई थी। शर्म नहीं आती? घर में भी मेरी जासूसी में लगे रहती हो। किसी के कुछ पूछने से पहले वीरा सुल्तान शाह पर बरस पड़ी। किचन में तुम्हारा क्या काम था? वहां क्या लेने आए थे तुम? वीरा इतने तीखे तेवरों के साथ उसके सर पर सवार थी कि बुखलाहट के आलम में वो सिर्फ हकला कर रह गया। वीरा के सवालात का कोई जवाब नहीं दे सका। जहांगीर से न रहा गया और वो बोल पड़ा। इस पर इस कदर बरहम क्यों हो रही हो? वो किचन ही में तो गया था, तुम्हारे बाथरूम में तो नहीं घुसा था। ये तरीके रहे तो किसी दिन ऐसी नौबत भी आ जाएगी। वीरा नादम होने के बजाय जहांगीर पर चढ़ दौड़ी। मैं तुम्हारी शराब की बोतल देख रही थी कि ये दरवाजे ही से लाहौल पढ़कर लौट आया। मैं तुम्हारी बोतल बाहर छोड़ आई हूँ। मेरी शराब की बोतल किचन में? वीरा की इल्जाम तराशी पर जहांगीर भौंच कर रह गया। हाँ तुम्हारी। वीरा ने उस पर आंखें निकाली। अब कह दो कि वो बोतल मैंने किचन कैबिन में रखी है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, जहांगीर बुड़बुड़ाते हुए बोला और साथ ही किचन की तरफ चल दिया। तुम गलत कह रही हो। इतनी देर में सुल्तान शाह खुद को संभाल चुका था। तुम बोतल देख नहीं रही थी, बल्कि वो तुम्हारे मुंह से लगी हुई थी। यहाँ तुम्हें कौन रोकता है जो ऐसी बदतमीजी से पी रही हो? पीने की चीज थी, 2 दिन के बाद नजर पड़ी और मैंने मुंह लगा लिया। इसमें बुरा क्या है? वीरा ने डिटाई से कहा। खत्म करो इस किस्से को। मैंने अव्वल खान को आंख मारते हुए कहा, इस मामले में तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। अपने अपने हिसाब से दोनों ठीक कह रहे हो। इसी असना में जहांगीर किचन से शहवाज रेगल की बोतल उठाकर वापस लाया। उसके चेहरे पर हैरतों के पहाड़ टूटे पड़ रहे थे। वो बोतल मेज पर रखते हुए बोला, ये बोतल किचन में कैसे पहुंची?
इसे मेरी ख्वाबगाह में होना चाहिए था। नादिया तो मर चुकी है, अब रेशम खान ही से पूछ सकते हो। वीरा ने सपाट लहजे में कहा, इसका नाम न लो, वो पक्का मोमिन है। जहांगीर नागवारी से बोला, वो शराब की खाली बोतल को हाथ लगाना भी गुनाह समझता है। ये बोतल मेरे कमरे के एक कैबिनेट में होती है। नादिया शराब की बू से भागती थी। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे बेडरूम से ये बोतल किचन तक कैसे आई। ये 3/4 के करीब थी, अब आधी से भी कम रह गई है। इसका मतलब है कि ये किसी के इस्तेमाल में रही है। लानत भेजो इस किस्से पर। हो सकता है कि झोंक में तुम खुद ही इसे किचन में छोड़ गए हो। अव्वल खान ने उकताने की अदाकारी करते हुए जहांगीर की बात काट दी, या फिर ये खुद ही आ गई होगी। हम तीनों घर से बाहर थे, यहाँ तुम्हारे और सुल्तान शाह के अलावा सिर्फ गजाला थी। अगर इसकी जगह तब्दील हुई है तो तुम तीनों में से किसी को इल्म होना चाहिए। जहांगीर ने मायूसाना नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखा और किसी उदास बकरे की तरह अपना सर झुका लिया। 15 मिनट हो गए हैं। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच देखकर वीरा को याद दिलाया, हेनरी से बात करो, मुझे वापस भी जाना है। वीरा ने सबकी नजरें बचाकर लोफराना अंदाज में मुझे आंख मारी और कसलमंदी के साथ फोन अपने आगे सरका कर हेनरी के घर का नंबर मिलाने में मसरूफ होगी। उसकी आंखों में खुमार के डोरे कुछ और नुमाया हो चुके थे। हेनरी के घर का नंबर मिलने पर पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। फोन उठाने वाले चंद सानियों तक दूसरी तरफ की आवाज का मुंतजिर रहा, लेकिन वीरा दानिस्ता खामोश रही। वह हेनरी के साथ हकीकी मानों में आसाबी जंग लड़ रही थी। उसकी तवील होती हुई खामोशी ने हेनरी के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया और मुस्तरबाना अंदाज में यकायक बोल पड़ा, कौन है तुम, बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी वालदा बोल रही हूँ, वीरा ने जहरीली आवाज में कहा। ओह। स्पीकर फोन पर हेनरी के एक गहरे सांस की आवाज उभरी। फिर उसने कहा, शायद जिम क्लार्क की मां के नाम से तुम ही ने पैगाम छोड़ा था। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इतनी दोस्त के साथ मुझे फोन करने वाली कौन हो सकती है। तुमने जिम क्लार्क के बारे में मेरी इल्तिजाओं को ठुकरा कर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मसालित के मिशन पर आने वाले को मौत का इनाम कोई संग दिल ही दे सकता है, मसालित के लिए नहीं। वह मुझसे हथियार डलवाने और फिर मुझे यरगमाल बनाने के इरादे से आया था। नीयत साफ होती तो उसके पीछे 5 आदमियों का दस्ता और जदीद तरीन हथियारों के अंबार न होते। मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे साथ डैनी भी था। वो हम सब का बदतरीन दुश्मन है। जिम क्लार्क ने सारी तैयारियां उसी के लिए की थी। उसके बारे में तुम्हें बदतरीन मुगालता हुआ है। मैंने तुमसे वादा किया था कि वो सब तुम तक पहुंच जाएगा, और वो पहुंच गया। अपने अंजाम का वो खुद जिम्मेदार था, लेकिन उसे जिस इमारत में ले जाया गया था वो वीरान और गैर आबाद साबित हुई। वहां हर चीज पर मनोगर्द जमी हुई थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जिम क्लार्क के साथ क्या हादसा पेश आया। वीरा ने सर्द लहजे में उसकी बात काट दी। CIA की इन एजेंटों से पूछो जो पहला जख्म खाते ही मैदान छोड़कर भाग निकले थे। वो बहुत से वाकयात के चश्मदीद गवाह हैं। उनके बताए हुए वाकयात को तुम झुटला चुकी हो। उन्होंने हल्फिया बयान दिया है कि सारे मुकाबले का मरकज वही इमारत थी जो बाद में वीरान मिली। मेरा ख्याल है कि डैनी की वजह से तुम्हें यहाँ के कुछ बासर लोगों की पुष्टबनाई मिल गई है, और वही इस ड्रामाई सूरत-ए-हाल के मौजिद है। इतना बड़ा फ्रॉड छोटे पैमाने पर नहीं हो सकता। वो दोनों उल्लू के पट्टे कहीं मिल सके तो उनकी तहलीलें नफ्सी करवाओ। शायद उनके मेदे हल्क तक भरे हुए थे जब ही उन्होंने जागते में ऐसा डरावना ख्वाब देखा है। अपने बड़ों से कहो कि CIA में गधों की भर्ती बंद करवाएं, वरना तो दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों में भी रुसवाई के तोक उनका मुकद्दर बन जाएंगे। वीरा का लहजा बहुत ज्यादा तल्ख हो गया था। इस चक्कर में पड़कर अपनी आकबत बर्बाद न करो कि जिम क्लार्क के साथ क्या वाकयात पेश आए। बस उसके इबरतनाक अंजाम को ज़हन में रखो। मेरे पीछे आने वाला हर शख्स इसी अंजाम से दो चार होगा। इसका मतलब है कि तुम अब भी मसालित पर आमादा नहीं हो। हेनरी की आवाज से परेशानी मुतरश थी। वीरा ने कि इस्तजाइया कहकर लगाया, तुमने खुद कहा था कि जिम क्लार्क की जिंदा वापसी ही मुफाहमत की जमानत बन सकती है। इसे गत्ते के ताबूत में बंद करके मैंने अपना फैसला दे दिया है। अगर तुम अब भी किसी समझौते पर आमादा हो तो मैं तुम्हारी मजबूरियों पर गौर कर सकती हूँ। ये बताओ कि मेरे बगैर तुम्हारे कौन से काम बंद हैं? किसी की वजह से कोई काम बंद नहीं होता। ये वाशिंगटन की ख्वाहिश है, वो तुम्हें दोबारा अपनी सफ़ों में देखना चाहते हैं। तुम अब भी जिद छोड़ दो तो वो शायद जिम क्लार्क के कत्ल को भुलाने पर आमादा हो जाए। तुम चारा लगाकर मुझे चूहेदान में ले जाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब मैं अपनी अमेरिकन शहरियत तक पर लानत भेज चुकी हूँ। तो मुझे अपनी सरजमीन पर ले जाकर अपनी मर्जी की सजा देने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकोगे। हमारे रास्ते एक दूसरे से जुदा हो चुकी हैं। तुम मेरी घात में लगे रहो, मैं तुम्हारे मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। अगर तुम्हारे ख्यालात में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई तो तुमने मुझे फोन क्यों किया है? हेनरी की आवाज शिकस्त खोरदासी होगी। जख्मों को बार बार खरीद कर तुम अपनी राह में कांटे बो रही हो। मैं जिम क्लार्क के साथ आए हुए एजेंटों के बारे में जानना चाहती हूँ। वो कहाँ हैं? वो जहां भी हैं सुख और चैन से हैं। तुम्हें उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये अच्छी बात है। मेरा मशवरा है कि जिम क्लार्क के साथ उन दोनों के बेसंदल के ताबूत बनवा लो। 3 एक साथ और जिंदा हालत में आए थे। इनकी वापसी भी एक साथ और यकसा हालत में होनी चाहिए। बात में शिकवा न करना कि मैंने तुम्हें खुशबूदार ताबूतों की तैयारी की मोहलत नहीं दी थी। तुम्हें यह हर्जा सराय बहुत महंगी पड़ेगी। वो दोनों तुम्हें तख्तुल सरा से भी ढूंढ निकालेंगे। तख्तुल सरा का रास्ता उनकी कब्र से होकर गुजरेगा। तैयारी की इब्तिदा कर दो, वक्त कम रह गया है। तुम एक कुतिया बनकर रह गई हो। हेनरी रफ्ता रफ्ता कमजोर पड़कर जुल्लाट में मुब्तला होता जा रहा था।
इनके बजाय अपनी फिक्र करो। वो जिस काम का इरादा कर ले उसे दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं बना सकती। ब्राजील में 30 बरस से रिपोश और रांगो सलाजाद को इन ही दोनों ने तलाश करके अमेरिका पहुंचाया था। वहां इन्होंने बेविक इस्तेमाल की होगी। यहाँ वो जिस सुर्ख कार में घूम रहे हैं वो ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं दे सकेगी। हो सकता है कि सुबह का सूरज किसी और ही कहानी के साथ तलू हो। ओह, फोन पर हेनरी की गुर्राहट उभरी। तो तुम मुझे सिर्फ यह बताना चाह रही हो कि तुम उनकी नकलो हरकत से बाखबर हो। कान खोल कर सुन लो कि तुम उन्हें देख चुकी हो, तो वो भी तुम्हारे बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तुम फोन पर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वो दोनों किसी भी लम्हे तुम्हारी गर्दन में आईनी शिकंजा डाल देंगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है। उन बेचारों की बदकिस्मती ये है कि वो अपने 4 मकामी साथियों से बिछड़ चुके हैं। सफेद कार लापता है। आईनी शिकंजा उन मकामियों के पास है। उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकेगा। वीरा उसके भड़कते हुए लबो लहजे से लुत्फ अंदोज होते हुए पुरस्कून अंदाज में बोली, बंद करो बकवास। हेनरी के साहब जवाब दे गए और वो फोन पर चीख पड़ा, ये बेसुरफा बातें करके तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकती। शायद अपना अंजाम सामने देखकर तुम्हारे औसान खता हो गए। वो तुम्हें किसी चींटी की तरह मसल डालेंगे और तुम्हारा निशान तक नहीं मिल सकेगा। वीरा हंसी और फिर सुकून से बोली, आखिर तुम खुल ही गए। थोड़ी देर पहले मुझे मुफाहमत की राह दिखा रहे थे और अब मुझे मेरे अंजाम से डरा रहे हो। तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं। किसी बात पर यकीन न करो। हकीकत सामने आएगी तो खुद अपने आप को मनवा लेगी। और अगर मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तो क्या तुम उसको मान लोगे? तुम एक खारेज़दा कुतिया की तरह भौंकती रहो। झूठ और सच का इंतखाब मैं खुद कर लूंगा। वो गुरा है। सुरकार लंगड़े का मक्तल बन चुकी है। वीरा ने सर्द आवाज में रुक रुक कर कहा, इसे लाने वाला मकामी ड्राइवर भी इसी हालत में है। दूसरा मुनहनी एजेंट भी यहाँ के बखेड़ों से आजाद होकर मजे से जहन्नुम की आग ताप रहा होगा। सुबह तक खुद को इन तीनों लाशों की वसूलियाबी के लिए तैयार कर लेना। तुम्हारी आसानी और शनाख्त के लिए मैंने मुनहनी एजेंट को अपनी बीम गन का निशाना बनाया है। बदतमीजी करोगे तो अगली बारी तुम्हारी होगी। स्पीकर फोन पर हेनरी की तरफ से फौरन ही कोई जवाब नहीं आया। बस उसके चढ़े हुए सांसों की आवाज सुनाई देती रही। वीरा हम सब की तरफ देखकर फातियाना शांत से मुस्कुराए जा रही थी। इसके बारे में वीरा की धमकी कारगर रही। वो बोला तो उसका लहजा मोहतात था। मैं ये समझने से कासिर को तुम क्या कह रही हो। मुझे तुम्हारे अल्फाज की सोहबत पर शुबा है। मैं नहीं जानता कि बीमगन क्या बला है। बीमगन वाकई एक बला है। इसे तुम बेआवाज और गैर बारूदी मौत भी कह सकते हो। तुम नहीं तो तुम्हारे बड़ों में से कोई ना कोई इस मुनफरिद हथियार के बारे में जरूर जानता होगा, जो पेंटागन के जिम्मेदारों ने खास तौर पर शी के लिए बनवाया था। मुख्तसर और सीधी बात इतनी सी है कि जिम क्लार्क के बाद इसके साथी भी इसी के पीछे रवाना हो चुके हैं। मेरे पीछे आने वालों को अब्दी सुकून के सफर पर रवाना होना ही पड़ता है। इन दोनों एजेंटों के साथ इनके ड्राइवर या तर्जुमान को भी लंबे सफर पर भेज दिया गया है। इनके बाद अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बातें मजाक का खेज और नाकाबिले यकीन है। मैं इन्हें नहीं मान सकता। वीरा उसकी बात काटते हुए बोले, सिर्फ रात भर सुबह तुम्हें इन बातों पर यकीन आ जाएगा। लेकिन मेरा क्या कसूर है? उसकी अकलाती हुई आवाज से मौत की दहशत मुतरश्श थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई? मेरी जात से तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा है? मैं हर वो जुबान गुद्दी से खींच लेती हूँ जो मेरे साथ बदकलामी करती है। वीरा की आवाज सफाकाना हो गई। तुमने गुफ्तगू के दौरान में मुझे जो कुछ कहा है वो काबिल मुआफी नहीं है। तुम्हारी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तुम किसी भी वक्त मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मेरा साया हर लम्हे तुम्हारा पीछा करेगा और जहां मौका मिला तुम्हारा खून चूस लेगा। ये सिर्फ धमकी नहीं, मेरी तरफ से जारी की हुआ फरमानी अजल है जिस पर अमल होकर रहेगा। हेनरी ने फोन पर गियाना शुरू कर दिया और वीरा ने बटन दबाकर फोन बंद कर दिया। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त था। अव्वल खान ने फोन बंद होती तारीफे लहजे में वीरा से कहा, तुम्हारी बातों ने उसे खौफजदा नहीं बल्कि दहशत ज़दा कर दिया है। मुझे हैरत है कि साजगार हालात में बड़े बड़े दावे करने वाले सूरमा मुश्किलात से दो चार होते ही इतने कमजोर और बोधे साबित होते हैं। अमेरिका में कानून की बालादस्ती का तस्वुर आम है। बड़े बड़े मुजरिम भी कानून के मुआवजों से करनी कतराते हैं। दीगर मुकदमात में मुलजमों को अदालतें काफी राहतें देती हैं, लेकिन सरकारी एहलकारों से महाज अराई मोल लेने वाले हर मुलजिम को सख्त अदालती रवैये का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बतेरे कमजोर अफराद भी सरकारी इदारों में कामयाब साबित होते हैं। वीरा हेनरी और उसके दूसरे कबील के अमरीकियों के बारे में अपने तजुर्बात का निचोड़ बयान करने लगी और बात जारी रखते बोली, लेकिन जब इन्हें कोई ऐसा हरीफ टकराता है जो कानून और उसके अमेरिकन मुहावजों को खातर ही में न लाता हो तो इनके दिल बैठने लगते हैं और वो घबरा कर पसपाई इख्तियार कर लेते हैं या आबरूमंदाना रिपोशी की राहें तलाश करने लगते हैं। आबरूमंदाना रिपोशी? सुल्तान शाह ने हल्के से कह के एक साथ कहा, बाज़ तुम बहुत अजीब इस्तिलाहात इस्तेमाल कर जाती हो। रिपोशी तो सरासर बुजदली का नतीजा होती है। इसमें आबरूमंद रहने की राह कैसे निकल आती है? बड़ी मोटी सी बात है। वीरा सिगरेट सुलगा कर बोली, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर या एक महकमे से दूसरे महकमे में तबादला बेफरार का एक रास्ता होता है। हेनरी अमेरिकन डिप्लोमेटिक कोर का ऑफिसर है। इसके लिए फरार की बेहतरीन सूरत ये होगी कि वो पूरी कोशिश करके पाकिस्तान से अपना तबादला करवा ले। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी राह में हायल नहीं होगा। जिस तुम्हारे क्या साथ हैं? अव्वल खान ने अचानक ही अपनी जगह छोड़ते हुए कहा,
देखना यह है कि तुम्हारी आखिरी फोन कॉल फौरी तौर पर क्या गुल खिलाती है। मुझे फौरी तौर पर अपने वसाइल को मुतहर्रिक करना होगा ताकि मुझे ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ताज़ा खबरें दिलचस्प साबित होंगी। वीरा ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त तक अव्वल खान की तकलीद में हम सब ही खड़े हो चुके थे। सिर्फ दिलचस्पी नहीं, आगे पेश आने वाले वाकयात खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। अव्वल खान ने नकाज के रास्ते की तरफ पेशकदमी करते हुए पुरख्याल लहजे में कहा। यूं महसूस होने लगा जैसे हर वक्त खतरात हमारे मुंतजिर रहते हों या फिर हम उनकी तलाश में रहते हों। गजाला ने हंस कर खुशगवार लहजे में कहा। इत्तेफाक से कोई दिन किसी हंगामा आराई के बगैर गुजरे तो बहुत अजीब महसूस होता है, जिसमें खालीपन का एहसास सबसे नुमाया होता है। गालान में हम कई दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे। वीरा ने उसे याद दिला। गालान की बात न करो, वो पूरा अरसा हमारी कैद का एक रूह फरसा तसलसल था। वहां भी अमली बल्कि नींद के लम्हात में भी शायद हम सबको अपने मुस्तकबिल के डरावने ख्वाब नजर आते रहते थे। जीने तय करते हुए अव्वल खान को अचानक अपने उन दोनों आदमियों का ध्यान आ गया जो हिफाजत के लिए जहांगीर की फैक्ट्री भेजे गए थे। फैक्ट्री पहुंचने पर उसे उनमें से कोई भी नजर नहीं आया था।